हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4 को, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। यह अध्याय हमें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में बताता है। इसमें लोगों की भागीदारी, संघर्षों का समाधान और समानता और न्याय के महत्व का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार में हर किसी की राय क्यों महत्वपूर्ण है। एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है लोगों की भागीदारी। ये तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र में लोगों की ही भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसी बात को हम अच्छे से समझेंगे कि लोग अपना भागीदारी किस तरह निभाता है लोकतंत्र में। सबसे पहले चुनाव प्रणाली को समझते हैं। चुनाव प्रणाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार को एक निश्चित अवधि, भारत में तो 5 साल के लिए चुना जाता है। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि सांसद या विधायक के रूप में कहलाते हैं। जीतने के बाद सरकार का गठन होता है। तो सरकार का गठन मतलब जिस पार्टी को कुल सीटों के आधे से अधिक सीटें मिलती हैं वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। यदि किसी को बहुमत ना मिले तो वो गठबंधन की सरकार बनाती है। इस चीज़ को हम अच्छे से इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए देश के अंदर 2 पार्टी है और पूरे देश में 543 सीटें मौजूद हैं चुनाव के लिए, जिनमें से दोनों पार्टियों में से किसी के भी सांसद अगर 273 से ऊपर की सीटें जीत लेता है, चाहे वो पहला पार्टी जीते या दूसरा पार्टी जीते, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी अगर 273 से ज़्यादा सीटें जीत लेता है तो उनका पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी 273 सीटें जीत ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई छोटे छोटे पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन की सरकार बनाया जाता है। मतलब किसी तरह से 273 प्लस सीट लानी पड़ती है, तभी जाके किसी पार्टी का सरकार बन पाता है। अगर 273 से नीचे की सीट है तो वो सरकार हार जाती है। मतलब साफ है, सरकार बनाने के लिए देश भर में चुनाव कराए जाते हैं 543 सीटों पर, जिनमें से 273 प्लस सीटें कोई भी पार्टी जीत लेती है तो उनकी सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत से, और जो पार्टी उनसे कम सीटें जीतती है वो पार्टी हार जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी 273 सीटें भी नहीं जीत पाती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टियों को मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। और जब देश के अंदर कोई पार्टी जीत जाता है तो वो अपना एक मुखिया चुनता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। याद रखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। जीतने वाली पार्टी के सांसद अपने नेता को चुनते हैं जिसे फिर नियुक्त अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रधानमंत्री के सीट के लिए। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। भारत में सरकार 5 साल के लिए बनती है और हर एक 5 साल में फिर से चुनाव होता है। चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता ही सरकार को चुनती है कि किसकी पार्टी सरकार बनाएगी। देश भर में 543 सीटों पर चुनाव करवाए जाते हैं, जिनमें से जो भी पार्टी 273 प्लस सीटें जीतती है उसकी सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार कहलाती है वो। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी 273 प्लस सीट ला ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में ना छोटे छोटे पार्टियों को जोड़ के गठबंधन की सरकार बनाई जाती है और जीतने वाले पार्टी अपने सांसद या अपने नेता को चुनते हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, उसे नियुक्त किया जाता है। बस इतना समझना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये क्या है? तो सभी को वोट देने का अधिकार, ऐसा समझ सकते हैं। यह अधिकार देश के हर वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष के ऊपर हैं को दिया जाता है, बिना किसी जाति, धर्म, शिक्षा या आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी को समान अधिकार दिया जाता है वोट करने के लिए। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? भारत ने आज़ादी के साथ ही इसे लागू कर दिया था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने आज़ादी के बहुत वर्ष बाद इस चीज़ को लागू कर पाए थे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महिलाओं और गरीबों को यह अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिला था, जबकि हमारे देश में तो आज़ादी के साथ ही लागू कर दिया गया था। अब लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव करके ही भागीदारी नहीं निभा सकते हैं, लोग भागीदारी के अन्य तरीके भी अपना सकते हैं। मतदान के अलावा लोग विरोध प्रदर्शन, धरना, जुलूस, हड़ताल कर सकते हैं, टेलीविज़न पर वाद विवाद कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करके भी सरकार में भाग लेते हैं। और एक अच्छे और शिक्षित नागरिक का काम ही है कि वो अपने सरकार के अच्छे और बुरे दोनों बातों पर विवाद करे, अपने परेशानियों को सरकार तक पहुंचाए और उन्हें दूर करने के लिए सरकार को मजबूर करे। कई बार समाज में विवादें हो जाते हैं तो उन विवादों को भी सरकार ही हल किया करते हैं। तो आइए जानते हैं विवादों का समाधान।
पॉइंट नंबर 2 है विवादों का समाधान। जब विभिन्न सामाजिक समूहों में तालमेल नहीं बैठता है तो विवाद उत्पन्न होते हैं, जो कई बार हिंसात्मक हो जाते हैं। ऐसे में सरकार की भूमिका क्या बनती है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करे, कानून और न्यायपालिका के मदद से। उदाहरण के लिए, दो राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे का विवाद या धार्मिक जुलूसों के रास्ते को लेकर होने वाले विवाद, ऐसे विवाद सरकारों के द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सामाजिक लोग जब भी ऐसे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो समूहों में तालमेल नहीं बैठता है और विवाद उत्पन्न होते हैं, जो कि अक्सर हिंसात्मक भी हो जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून लाए जाते हैं, जो कि सभी पे बराबर लागू होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, समानता और न्याय। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है यह समानता और न्याय के लिए काम करता है, ताकि समाज में लैंगिक या जातिगत असमानता ना रहे। असमानता का इतिहास को अगर समझें तो जाति व्यवस्था और लैंगिक असमानता एक बड़ा अभिशाप रहा है। जाति व्यवस्था में दलितों को न्यूनतम मानव अधिकार से वंचित रखना, लैंगिक असमानता में लड़कियों को कम अवसर देना, ऐसे असमानता देखे गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को समाज से दूर करने के लिए सरकार अपने तरफ से कानून लाते हैं, कठोर कदम उठाते हैं। तो चलिए जानते हैं संवैधानिक और सरकारी कदम क्या होते हैं इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए। संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा देता है। छुआछूत जैसे मामलों पर कानूनी रोक लगाई गई है। समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि वे लोग भी समान लोगों की तरह अवसरें पा सकें और अपने आप को दूसरे लोगों से छोटा या असमान ना समझें। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं और भी बहुत सारे उसके लिए भारत सरकार योजनाएं लाते हैं, ताकि लड़कियां भी किसी क्षेत्र में कम ना रह जाएं, वो भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान हर एक क्षेत्र में दिखाएं, चाहे वो खेल के क्षेत्र हो, सेना के क्षेत्र हो। तो इस अध्याय में बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। और जाते जाते कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग करते नहीं हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर लेना सब्सक्राइब। तो इस अध्याय में बस इतना ही, यह अध्याय भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले अध्याय पर।